प्यारे बच्चों, कल अपन ने काल्पनिक संख्या के बारे में जानकारी ली, आयोटा के बारे में जानकारी ली। क्या क्या सीखा कल अपन ने, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। कल अपन ने देखा कि साहब अंडर रूट -1 को अपन क्या कह देते हैं, आयोटा। और क्यों कहते हैं साहब आयोटा? क्योंकि आयलर नाम के वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। आयोटा जो है काल्पनिक संख्या की इकाई है, पहली चीज। तो अपन ने देखा कि साहब आयोटा जो है वो बराबर होता है अंडर रूट -1 के। आयोटा की घात 2 हो तो वो बराबर होती है -1 के। आयोटा की घात 3 हो तो वो बराबर होती है माइनस आयोटा के। और आयोटा की घात 4 हो तो ये बराबर होती है किसके बेटा? 1 के। फिर अपन ने देखा कि अगर 1/आयोटा लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है माइनस आयोटा। अगर आयोटा की घात 4 से बड़ी है तो ऐसी स्थिति में क्या काम करते हैं अपन? ये देखते हैं कि आयोटा की घात में 4 का भाग लगाते हैं, और 4 का भाग लगाने पर अगर शेषफल 0 बचता है तो मान होता है कितना? 1। अगर आयोटा की घात में 4 का भाग लगाने पर शेषफल 1 बचे तो मान होता है आयोटा। और आयोटा की घात में 4 का भाग लगाने पर शेष 2 बचे तो मान होता है -1। और आयोटा की घात में 4 का भाग लगाने पर शेषफल 3 बचे तो मान होता है माइनस आयोटा। ठीक है, ये भी देखा अपन ने कि अगर आयोटा की घात 4 लगातार संख्याएं हैं, ठीक है, आयोटा की घात 4 लगातार संख्याएं हैं तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है? इनका योगफल 0 के बराबर हो जाता है। एक महत्वपूर्ण परिणाम ये भी याद रखा कि 1 प्लस आयोटा इसके होल घात 2 हो तो इसका मान 2 आयोटा होता है। 1 माइनस आयोटा इसके होल घात 2 हो तो इसका मान -2 आयोटा होता है। इतना अपन ने कल पढ़ा। आज अपन क्या काम करते हैं? आज अपन आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आज पढ़ेंगे सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्याएं क्या है साहब? वास्तविक संख्याओं को पकड़ा, काल्पनिक संख्याओं को पकड़ा और दोनों को मिला दिया, एक मिक्सचर बना दिया। इस मिक्सचर से जो अपने को संख्याएं प्राप्त हुई उसको कहा गया सम्मिश्र संख्याएं, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये दुनिया का सबसे बड़ा समुच्चय है। इस समुच्चय के अंदर संख्याएं जो अपने को मिलती हैं वो x प्लस आयोटा y के रूप में मिलती हैं। और यहाँ पर ये जो x और y है ये वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से लिए जाते हैं। और संख्या को अपन प्रदर्शित करते हैं किससे? z, x प्लस आयोटा y, इस रूप में लिखते हैं साहब। यहाँ पर कोई भी संख्या है उसको आप x प्लस आयोटा y के रूप में लिख लो। ठीक है, यहाँ x जो है वो वास्तविक भाग होता है किसका? सम्मिश्र संख्या का वास्तविक भाग। और y जो होता है ये होता है सम्मिश्र संख्या का काल्पनिक भाग। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि साहब ऐसे z ये बराबर होता है x के, और साहब इसको लिख सकते हैं अपन इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ये आ गया अपने पास में y के। ऐसे समझें कि अगर कहीं पर लिखा अपन ने सम्मिश्र संख्याएं, ये तो अपने पास में है सम्मिश्र संख्या। यहाँ पर अपन ने लिखा सम्मिश्र संख्या का वास्तविक भाग, और यहाँ पर लिखा अपन ने सम्मिश्र संख्या का काल्पनिक भाग। ठीक है, ये लिखना है साहब। तो यहाँ पर देखा सम्मिश्र संख्या है 3 प्लस 4 आयोटा, तो इसका जो वास्तविक भाग होगा वो होगा 3, काल्पनिक भाग है वो क्या होगा? 4। सीधी सी बात, आयोटा नहीं लगेगा। जब अपन काल्पनिक भाग बताते हैं तो उसके साथ में आयोटा नहीं लगाएंगे। ऐसे ही अगर कहीं लिखा हुआ है 2 माइनस 3 आयोटा, तो यहाँ पर वास्तविक भाग है 2, काल्पनिक भाग है -3। अगर कहीं लिखा हुआ है -3 प्लस 5 आयोटा, तो यहाँ पर वास्तविक भाग है -3 और काल्पनिक भाग है 5। ये आ गया। कहीं पर लिखा हुआ है 4 आयोटा, तो इसका वास्तविक भाग जो है वो है 0 और काल्पनिक भाग है 4। ठीक है, कहीं लिखा हुआ है 3,
तो इसका वास्तविक भाग है 3 और काल्पनिक भाग है कितना 0। अगर 0 की बात करें तो यहाँ पर वास्तविक भाग भी 0 है और काल्पनिक भाग भी 0 है। इसको देखकर अपने को एक बात समझ में आती है, क्या साहब वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग ये तो पता चली गया। अगर किसी संख्या का वास्तविक भाग 0 है, अगर किसी संख्या का वास्तविक भाग 0 है तो वह संख्या शुद्ध काल्पनिक संख्या होगी। या फिर ऐसे कहें कि अगर कोई संख्या शुद्ध काल्पनिक है तो उसका वास्तविक भाग 0 के बराबर होता है। इसी प्रकार से अगर कोई संख्या शुद्ध वास्तविक है, प्योर रियल, तो ऐसी स्थिति में उसका काल्पनिक भाग 0 होगा। और अगर कोई संख्या शुद्ध वास्तविक है तो ये जरूरी है कि उसका काल्पनिक भाग 0 होगा। और अगर काल्पनिक भाग 0 है तो वह संख्या शुद्ध वास्तविक संख्या होगी। अब बात आई साहब 0 पर। 0 एक विशेष प्रकार की संख्या है। ये वास्तविक भी है, ये काल्पनिक भी है और ये सम्मिश्र संख्या भी है। कैसे साहब? ये है 0, ठीक है, लिखा साहब वास्तविक संख्या है 0। जो दिखाई देता है वो वास्तविक होता है, 0 दिखाई देता है। जैसे आपने देखा होगा कि 10 में से अपने नंबर आते हैं 0, 50 में से 0, तो ये 0 वास्तविक हैं, आते हैं, देखे हैं अपन ने, कई बार देखे परीक्षाओं में, ठीक है। तो 0 को अपन वास्तविक संख्याएं कह सकते। अगर बात करें अपन 0 आयोटा, ऐसे लगा दूं साहब, तो 0 एक काल्पनिक संख्या भी है। कैसे कि अगर मैं कहूं कि इस क्लास के सारे बच्चों को बाहर निकाल दिया जाए और कहा जाए कि साहब अब बताओ कितने बच्चे हैं क्लास में, तो अपन क्या कहेंगे 0 बच्चे। तो अपन कहें 0वां बच्चा पकड़ के लाओ, तो कहाँ से पकड़ के लाओगे? तो 0 एक काल्पनिक संख्या भी है। और अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 0 + 0 आयोटा, तो इसका मतलब क्या हो गया साहब? इसका मतलब ये हो गया कि देखो आप, ये एक सम्मिश्र संख्या भी है। तो प्रत्येक संख्या को सम्मिश्र संख्या के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। ऐसा बताते हैं कि साहब अगर समुच्चय से बात करते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं नेचुरल नंबर n, फिर उसके बाद में आता है होल नंबर, ठीक है, w, फिर उसके बाद आता है पूर्णांक, ठीक है, उसके बाद आता है रेशनल नंबर, ठीक है, ये आ गया साहब Q से। उसके बाद बात करें अपन तो सबसे बड़ा जो होता है जिसके अंदर सारी संख्याएं विद्यमान हो जाती हैं वो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय, जिसको कैपिटल C यानी कि बड़े C से प्रदर्शित करते हैं। समुच्चय को बड़े C से प्रदर्शित करते हैं, संख्या को Z से बताते हैं और उसको लिखते हैं Z बराबर x + आयोटा y। आगे बढ़ते हैं। देखिए आप कि जो सम्मिश्र संख्या है इसको अपन क्या है क्रमित युग्म के रूप में भी लिख सकते हैं। कैसे कि अगर मान लीजिए कोई सम्मिश्र संख्या है z बराबर a + आयोटा b, तो उसको अपन क्रमित युग्म a, b के रूप में भी लिख सकते हैं। किसने बताया था? ये हैमिल्टन ने सम्मिश्र संख्या को क्रमित युग्म के रूप में लिख के बताया। जैसे अगर मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है अपने पास में कि ये है सम्मिश्र संख्या, है ना, और साहब ये है सम्मिश्र संख्या का वास्तविक भाग, ये है सम्मिश्र संख्या का काल्पनिक भाग, और ये लिखा अपन ने क्रमित युग्म। तो सम्मिश्र संख्या है ना, उसको क्रमित युग्म के रूप में लिखा। जैसे यहाँ पर है 3 + 4 आयोटा, तो इसका वास्तविक भाग क्या है 3, काल्पनिक भाग क्या है 4, और क्रमित युग्म में क्या हो गया 3, 4। ऐसे ही -2 + 5 आयोटा, तो यहाँ पर वास्तविक भाग है -2, काल्पनिक भाग है 5 और क्रमित युग्म हो गया -2, 5। तो अपन ने ये देखा कि सम्मिश्र संख्या को अपन क्रमित युग्म के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर एक विशेष बात याद रखनी है, क्या कि यदि दो सम्मिश्र संख्याएं बराबर हैं, तो सम्मिश्र संख्याएं बराबर हैं तो उनके वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग दोनों कैसे होंगे? बराबर होंगे। बराबर से मतलब वास्तविक भाग उस वास्तविक भाग के, काल्पनिक भाग के बराबर होता है। कैसे? जैसे मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है 3 + 4 आयोटा, ये बराबर है a + आयोटा b के, ठीक है। तो यहाँ पर a जो है वो बराबर होगा 3 के और b जो है वो बराबर होगा किसके? 4 के। सीधी सी बात है। यहाँ पर अगर दो सम्मिश्र संख्याएं आपस में बराबर हैं तो उनके वास्तविक भाग बराबर होंगे, काल्पनिक भाग बराबर होंगे। अच्छा, यहाँ पर एक बात और कि अगर कहीं पर लिखा जाए कि साहब 3 आयोटा बड़ा है किससे? 4 आयोटा से, या फिर 3 आयोटा छोटा है 4 आयोटा से। अब मेरे से कहा जाए कि इन दोनों में से कौन सी बात सही है, ये वाली बात सही है कि ये वाली बात सही है, तो आपको जानकर ये खुशी होगी कि भाई आयोटा जो है ये एक काल्पनिक संख्या है। अगर मैं आपसे पूछूं कि और कौन सी काल्पनिक चीजों को जानते हैं अपन, तो देखो काल्पनिक चीजें, भूत काल्पनिक होते हैं, अपन ने देखे नहीं है कभी। ऐसे ही भगवान, ये अपन मानते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि साहब रामचंद्र जी ज्यादा लंबे थे कि श्री कृष्ण भगवान ज्यादा लंबे थे, तो उनकी लंबाई और चौड़ाई नहीं बता सकते, ठीक है, कि भाई राम जी लंबे थे कि कृष्ण भगवान लंबे थे, या फिर गणेश जी ज्यादा मोटे थे कि हनुमान जी ज्यादा मोटे थे। ऐसी बातें अपन नहीं बता सकते। अपन ये मानते हैं कि ये केवल कल्पनाओं में हैं, ठीक है, लेकिन दिखाई नहीं देते। ये शक्तियां हैं लेकिन दिखाई नहीं देती। इनमें बड़े छोटे का ज्ञान आप नहीं कर सकते। इसी प्रकार से काल्पनिक संख्याओं में ये जो ग्रेटर देन एंड लेस देन यानी कि बड़े छोटे के बारे में बात नहीं कर सकते। आप यहाँ पर दोनों नहीं कह सकते कि 3 आयोटा बड़ा है 4 आयोटा से या 3 आयोटा छोटा है 4 आयोटा से। तो यहाँ पर ये बताते हैं कि काल्पनिक संख्याओं के लिए ये असमीकाओं के जो चिन्ह होते हैं ये अमान्य होते हैं, इनकी गणना नहीं करते। अब साहब अपन क्या काम करते हैं कि एक उदाहरण लेते हैं साहब। कैसे? कि इस बात पर कि दो सम्मिश्र संख्याएं अगर आपस में बराबर होती हैं तो उनके वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग भी बराबर होंगे। इस पर आधारित एक प्रश्न देखो आप। ये कह रहा है कि साहब यहाँ पर ये संख्या बराबर है इसके, तो अपने को x, y के रूप में मान लिखते हैं, x और y के मान बताने, सीधी सी बात। तो यहाँ पर वास्तविक भाग है क्या? 2x, और यहाँ पर वास्तविक भाग है कितना? 4। तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया बेटा? 2। ये हो गया। अब यहाँ पर x माइनस वाई बराबर है किसके? 2 के, क्योंकि यहाँ काल्पनिक भाग है x माइनस वाई, आयोटा का जो गुणांक होगा वही काल्पनिक भाग है। तो यहाँ से अपन देखें कि y का मान कितना हो जाएगा, तो y को इधर ले जाओ, तो ये आ गया y बराबर x माइनस 2, और साहब y बराबर 2 माइनस 2 0, तो y का मान आ गया 0। तो x, y जो है वो बराबर है किसके? 2, 0 के। सीधी सी बात। और देखें, एक और से समझते हैं कि x, y ज्ञात करने हैं, ठीक है, जो इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं। देखें भैया कौन से हैं वो x, y। यहाँ पर देखो आप, अगर संख्याएं बराबर हैं तो वास्तविक भाग के और काल्पनिक भाग के बराबर होगा। तो यहाँ देखा अपन ने कि साथ 4x बराबर है किसके? 3 के, और यहाँ पर देखा कि 3x माइनस वाई बराबर है किसके? -6 के। अब अपने को x और y के मान निकालने हैं। तो यहाँ पर देखिए x का मान आ गया अपने पास में 3/4। इस x के मान को यहाँ रखा अपन ने, तो ये आ गया अपने पास में 3 और 3/4 माइनस वाई बराबर -6।
तो ये आ गया y बराबर 9/4 और प्लस के 6। y बराबर आ गया, देखो आप, ये हो गया 6 चौक 24, 24 और 9 कितने हो गए बेटा? 24 और 9 33/4, ये y का मान आ गया। तो यहाँ पर x, y जो है वो क्या हो जाएगा बेटा? 3/4 और 33/4, ये हो गया साहब, सीधी सी बात। तो अपने को ये बात याद रखनी है कि अगर दो समिश्र संख्याएं बराबर हैं तो ऐसी स्थिति में वास्तविक भाग के और काल्पनिक भाग के बराबर होगा। अब आते हैं अपन समिश्र संख्याओं के जो बीजगणितीय ऑपरेशन होते, संक्रियाएं होती हैं, मतलब जैसे जोड़, ठीक है, घटाना, गुणा करना, भाग करना, इसके बारे में बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं समिश्र संख्याओं के समुच्चय C में योग की संक्रिया कि आप दो समिश्र संख्याओं को कैसे जोड़ेंगे। तो मान लेते हैं कि साहब पहली समिश्र संख्या Z1 से बताई अपन ने, ये है x1 प्लस आयोटा y1, और Z2 ये है x2 प्लस आयोटा y2। अब कहा जा रहा है कि साहब अपने को Z1 प्लस Z2 निकालना है। तो जब दो समिश्र संख्याओं को जोड़ा जाता है तो वास्तविक भाग में वास्तविक भाग को और काल्पनिक भाग में काल्पनिक भाग को जोड़ते हैं। कैसे? कि x1 प्लस x2 प्लस आयोटा और y1 प्लस y2, ये अपने पास में दो समिश्र संख्याओं के योग का सूत्र हो गया था। अब मान लीजिए कि Z1 बराबर है 3 प्लस 4 आयोटा और Z2 बराबर है 5 माइनस 2 आयोटा। अपने को इनको जोड़ना है, Z1 प्लस Z2 निकालना है। तो 3 और 5 को जोड़ेंगे तो क्या आ गया? 8। 4 और माइनस 2 को जोड़ेंगे तो प्लस के 2 आयोटा, यह आ गया सर। अगर मान लीजिए Z1 बराबर है 7 माइनस 3 आयोटा और Z2 बराबर है माइनस 2 माइनस 5 आयोटा, और अपने से कहा गया कि Z1 प्लस Z2 ज्ञात कीजिए, तो ये 7 में माइनस 2 जोड़ेंगे तो आ गया 5, और माइनस 3 और माइनस 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस 8 आयोटा। तो दो समिश्र संख्याओं के योग में क्या काम करते हैं कि वास्तविक भाग में वास्तविक भाग को और काल्पनिक भाग में काल्पनिक भाग को जोड़ते हैं। अब साहब योग में एक तत्समक होता है साहब। तत्समक, पहले अपन तत्समक के बारे में जानकारी लेंगे साहब। तत्समक क्या होता है? तत्समक अवयव वो होता है जो संक्रिया में भाग तो ले पर असर कुछ नहीं डाले। योग का तत्समक अवयव क्या होता है? 0। योग का तत्समक अवयव क्या होता है? 0। कैसे? कि आप 0 को किसी भी संख्या में जोड़ो तो वो जुड़ेगा तो सही, लेकिन उस संख्या पर असर कुछ नहीं डालेगा। जैसे आप 5 में 0 जोड़ो, 5 में 0 जोड़ोगे तो क्या आएगा आंसर? 5। 7 में 0 जोड़ोगे तो क्या आएगा? 7। -7 में 0 जोड़ोगे तो क्या आएगा? -7। तो जो संक्रिया में भाग तो ले परंतु असर नहीं डाले, तो इसको कहते हैं अपन क्या? तत्समक। अब यहाँ पर अपने को समिश्र संख्या का योज्य तत्समक बताना है साहब। मान लीजिए अपने पास में संख्या है x प्लस आयोटा y, ये साहब Z1 है, ठीक है। अब अपने को इसमें ऐसी संख्या जोड़नी है, ठीक, जो इस पर कोई असर न डाले। तो वो है साहब, मान लीजिए अपन ने Z2 करा, ये है 0 प्लस 0 आयोटा। अगर मैं Z1 प्लस Z2 करता हूँ तो आप देखिए क्या आएगा मेरे पास में? यही आएगा x प्लस 0 प्लस y प्लस 0 आयोटा, यानी कि x प्लस आयोटा y, ये आ गया सर। तो यहाँ पर इस अवयव ने यानी कि Z2 ने संक्रिया में भाग तो लिया पर असर कुछ नहीं डाला।
तो सम्मिश्र संख्या का योज्य तत्समक अवयव क्या होता है? 0 प्लस 0 आयोटा। इसको क्या कहेंगे अपन? योज्य तत्समक अवयव। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं योज्य प्रतिलोम पर। योज्य प्रतिलोम क्या है साहब? योज्य प्रतिलोम यह है कि संख्या में ऐसी कौन सी, मतलब एक संख्या का योज्य प्रतिलोम वह संख्या कहलाती है जिसको संख्या में योग करने पर अपने को योग तत्समक अवयव प्राप्त हो। नहीं समझे? योज्य प्रतिलोम वह संख्या कहलाती है जिसको संख्या में योग करने पर, जिसका संख्या में योग करने पर अपने को योग तत्समक अवयव प्राप्त हो। योज्य तत्समक या योग तत्समक। ठीक है। अब देखो आप, जैसे यहां पर अपने पास में है Z1 बराबर, ये है X1 प्लस आयोटा Y1, ये आ गया। अब इसमें मैं क्या जोड़ूं? ऐसे समझो आप कि जैसे 5 है, अब 5 में मैं क्या जोड़ूं कि 0 आ जाए? तो भैया -5, ये आ गया। ठीक है, -5। ऐसे ही -7 में क्या जोड़ूं कि 0 आ जाए? +7। क्यों? क्योंकि अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो मेरे पास योग का तत्समक अवयव आ रहा है। यहां पर देखिए आप, योग का तत्समक अवयव आ रहा है। तो अगर Z1 में आपको कुछ जोड़ना है और योज्य तत्समक अवयव लाना है तो वो क्या होगा बेटा? वो होगा -Z1। तो इससे अपने को क्या प्राप्त होगा? 0 प्लस 0 आयोटा। सीधी सी बात। तो अगर मान लीजिए यहां पर लिखूं मैं सम्मिश्र संख्या, क्या लिखूं बेटा? सम्मिश्र संख्या। और यहां पर लिखूं मैं योज्य प्रतिलोम। देखना, योज्य प्रतिलोम। तो कैसे लिखूंगा जरा देखना बेटा। यहां पर लिखा 3 प्लस 4 आयोटा, तो इसका योज्य प्रतिलोम होगा -3 -4 आयोटा। इन दोनों को जोड़ो तो अपने पास में योज्य तत्समक अवयव आ जाएगा। ठीक है। ऐसे ही -2 प्लस 5 आयोटा, तो इसका योज्य तत्समक क्या होगा? 2 -5 आयोटा। अगर कहीं लिखा हुआ है अपने पास में 7 -6 आयोटा, तो ये आ जाएगा -7 प्लस 6 आयोटा। आई बात समझ में? ये छोटी सी बात है, लेकिन कई बार ऐसे आती है कि भैया भूल जाते हैं कि यार ये क्या चीज आ गई, नहीं है ना, इसको छोड़ देते हैं लोग बाग। इसलिए याद रखें कि योज्य प्रतिलोम क्या है कि संख्या में वो कौन सी संख्या है जिसको जोड़ने पर योज्य तत्समक आ जाए। तो जो संख्या जोड़ी जाती है उसको कहते हैं योज्य प्रतिलोम। ठीक, आगे बढ़ते हैं सब। अब आते हैं अपन सम्मिश्र संख्याओं के समुच्चय में विवकलन की संक्रिया, घटाने वाली बात। तो यहां पर क्या है कि Z1 बराबर है अपने पास में X1 प्लस आयोटा Y1, और Z2 ये बराबर है X2 प्लस आयोटा Y2। तो अगर Z1 माइनस Z2 निकालना है तो क्या काम करना पड़ेगा? वास्तविक में से वास्तविक और काल्पनिक में से काल्पनिक घटाते हैं। कैसे? कि X1 माइनस X2 प्लस आयोटा Y1 माइनस Y2, ये आ गया। ये अपने पास में विवकलन का सूत्र हो गया साहब। किसका सूत्र हो गया? विवकलन का। यहां पर देखिए आप कि अगर Z1 बराबर 7 प्लस 5 आयोटा है और Z2 बराबर 2 प्लस 3 आयोटा है, तो Z1 माइनस Z2 जो है ये होगा 7 माइनस 2 और आयोटा 5 माइनस 3। तो ये आ गया अपने पास में 5 और प्लस 2 आयोटा। मतलब क्या याद रखना है विवकलन में भी वैसे कि वास्तविक में से वास्तविक घटाते हैं, काल्पनिक में से काल्पनिक घटाते हैं। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सम्मिश्र संख्याओं के समुच्चय C में गुणन संक्रिया के बारे में। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है।
कैसे? Z1 बराबर x1 प्लस आयोटा y1 और Z2 बराबर x2 प्लस आयोटा y2। यह है सर। अब मेरे को Z1 और Z2 का गुणा करना है। तो इसके लिए क्या है, मैंने एक तरकीब नंबर 13 आइटम नंबर 14 बना रखा है। कैसे? यहाँ पर देखिए आप, मैंने क्या काम करा, यहाँ लिख लिया x1 y1 x2 y2, ऐसे दो बार लिखा x1 y1 और x2 y2। अब क्या करना है साहब, पहले सीधा चलना है, सीधे चले ऐसे, ये देखो आप। और आपको याद है ना, सीधे चलने पर हमेशा क्या होता है, घाटा, और घाटे का साइन क्या होता है, माइनस का। भाई सीधे चलने पर हमेशा क्या होगा, घाटा, और घाटे का साइन बता दिया माइनस का। ऐसे ही टेढ़े चले साहब, ऐसे टेढ़े चलने पर हमेशा क्या होता है, फायदा, तो ये फायदे का चिन्ह आ गया प्लस का। अब देखो आप, यहाँ पर ये हो जाएगा x1 गुणा x2 और माइनस y1 गुणा y2 प्लस आयोटा, फिर आ गया x1 गुणा y2 और प्लस x2 गुणा y1। ये अपने पास में गुणन संक्रिया का सूत्र हो गया साहब। दो सम्मिश्र संख्याओं को इस प्रकार से गुणा करते हैं। सूत्र मेरे को कभी भी याद नहीं है, मैं तो केवल तरकीब नंबर 13 आइटम नंबर 14 से इसको हल करता हूँ। कैसे? देखो आप, ये लिखा Z1 बराबर है 2 प्लस 3 आयोटा, Z2 ये बराबर है 5 प्लस 4 आयोटा। इसको गुणा करना है सब। तो मैंने क्या काम करा, यहाँ लिखा 2 3 और 5 4, पहले सीधे गुणा करा सर, ऐसे सीधे। तो ये देखो आप, Z1 गुणा Z2, ये हो गया अपने पास में 2 का गुणा करा 5 से 10। आप सीधे चलते हैं तो चिन्ह आता है माइनस का, ये आ गया 12, फिर प्लस आयोटा। अब टेढ़े चले तो ये आ गया 8 और प्लस 15। अब 10 में से 12 गए तो ये आ गया -2, और ये कितने हो गए, प्लस 23 आयोटा। सीधी सी बात। एक और देखते हैं, अगर मान लीजिए Z1 बराबर, यहाँ पर है अपने पास में -2 प्लस 5 आयोटा, और Z2 बराबर है अपने पास में 4 माइनस 3 आयोटा। अब देखिए आप, पहले यहाँ कोने में आ गए, -2 लिखा, 5 लिखा, 4 लिखा, -3 लिखा। पहले सीधे चलेंगे, पहले कैसे चलेंगे, सीधे। तो ये आ गया अपने पास में -8, यह है -15, लेकिन सीधे चलने पर हमेशा क्या होता है, घाटा। तो ये -15 और -15 हो गए +15 प्लस आयोटा। फिर टेढ़े चले साहब, तो ये आ गया प्लस के 6 और 5 और 20, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए 15 में से 8 गए तो कितने बचेंगे बेटा, 15 में से 8 गए तो 5, और फिर कितने बचे, 3, तो ये आ गया अपने पास में 7 और प्लस 26 आयोटा, ये हो गया। ठीक है, कितनी सिंपल सी बात है कि सीधे चलने पर तो क्या होगा, घाटा, और टेढ़े चलने पर क्या होगा, फायदा। और तरकीब नंबर 13 आइटम नंबर 14 लगा के इसको सरल किया जा सकता है। ठीक बेटा, आगे चलते हैं। अब साहब एक शब्द आएगा संयुग्मी सम्मिश्र संख्या। ठीक है, अंग्रेजी में कहते हैं इसको कॉन्जुगेट। अगर मान लीजिए कोई सम्मिश्र संख्या Z बराबर x प्लस आयोटा y है, Z बराबर x प्लस आयोटा y है, तो इसका संयुग्मी Z बार से प्रदर्शित किया जाएगा। अगर कोई सम्मिश्र संख्या Z बराबर x प्लस आयोटा y है तो उसका संयुग्मी Z बार से प्रदर्शित किया जाएगा। और इसमें क्या होगा, इसमें होगा x माइनस आयोटा y, इसमें होगा x माइनस आयोटा y। ये साहब सम्मिश्र संख्या है और ये इसका संयुग्मी है। ठीक है, संयुग्मी में क्या काम करते हैं, काल्पनिक भाग का चिन्ह बदल देते हैं। देखिए,
अगर मैं यहाँ पर लिखूं अपने सम्मिश्र संख्या, ठीक है, और साहब यहाँ पर लिखूं मैं सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी, संख्या का संयुग्मी, है ना, ये साहब यह है सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी। तो यहाँ पर देखिए आप 3 + 4 आयोटा, इसका संयुग्मी होगा 3 - 4 आयोटा, -2 + 5 आयोटा, इसका संयुग्मी होगा -2 - 5 आयोटा। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ लिखा 4 - 3 आयोटा, तो 4 + 3 आयोटा। यहाँ पर लिखा मैंने 2 आयोटा, यहाँ आएगा -2 आयोटा। यहाँ आएगा -4 आयोटा, तो यहाँ आएगा +4 आयोटा। यहाँ आया -7, यहाँ आ गया -7। यहाँ आ गया +8, यहाँ आ गया +8। अब इसको देखिए आप, ठीक है, ध्यान से देखना। किसी सम्मिश्र संख्या का अगर अपने को संयुग्मी निकालना है, अगर संख्या z है x + आयोटा y, तो उसका संयुग्मी z बार से प्रदर्शित किया जाएगा x - आयोटा y से। यहाँ पर देखिए 3 + 4 आयोटा का संयुग्मी 3 - 4 आयोटा, -2 + 5 आयोटा का संयुग्मी -2 - 5 आयोटा, 4 - 3 आयोटा का संयुग्मी 4 + 3 आयोटा, 2 आयोटा का संयुग्मी -2 आयोटा, -4 आयोटा का संयुग्मी +4 आयोटा, -7 का -7 और 8 का 8। यहाँ पर देखने पर आपको पता चलेगा कि संयुग्मी निकालने के लिए देयर आर नो परिवर्तन इन वास्तविक भाग, केवल काल्पनिक भाग का चिन्ह बदल देते हैं। अगर किसी भी सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी निकालना है तो वास्तविक भाग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल काल्पनिक भाग का चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है भाई, आई बात समझ। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अपने को दो सम्मिश्र संख्याओं का जब गुणा करते हैं तब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। ये है अपने पास में z बराबर है x + आयोटा y, तो z बार बराबर क्या हो जाएगा, x - आयोटा y। ये हो गया। अब साहब यहाँ पर z गुणा z बार करा, मतलब संख्या का उसके संयुग्मी से गुणा करा, तो देखो आप x + आयोटा y, इसका गुणा कर रहा हूं मैं x - आयोटा y से। अब इसको देखते ही कुछ कुछ होना चाहिए, क्या a + b a - b, तो ये आ गया अपने पास में x⁻2 प्लस माइनस, इसको देखते ही अपने कुछ कुछ होना चाहिए। देखिए आप क्या हुआ, a + b a - b, ये क्या होता है a² - b², यानी कि x⁻2 और माइनस आयोटा y⁻2। अब x⁻2 आयोटा का अगर स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा -1, तो ये माइनस का में चेंज हो जाएगा प्लस में, ये आ गया y⁻2। तो z × z बार, यानी कि संख्याओं का उसके संयुग्मी से गुणा करने पर अपने को क्या प्राप्त होता है, x⁻2 + y⁻2। अगर देहाती भाषा में समझें तो संख्या का उसके संयुग्मी से गुणा करने पर वास्तविक भाग का वर्ग प्लस काल्पनिक भाग का वर्ग। डायरेक्ट लिख दो साहब, कैसे कि जैसे 3 + 4 आयोटा, इसका गुणा करना है इसके संयुग्मी से 3 - 4 आयोटा, तो यहाँ आ गया 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 और यह आ गया 25। ठीक है, यहाँ पर 2 - 5 आयोटा, इसका गुणा करना है 2 + 5 आयोटा संयुग्मी से, तो 2 का वर्ग आ गया 4, 5 का वर्ग आ गया 25, तो यह आ गया 29। अगर मान लीजिए 1 + आयोटा, इसका गुणा करना है 1 - आयोटा से, 1 का वर्ग 1 और इसका काल्पनिक भाग क्या है 1, आयोटा नहीं है, काल्पनिक भाग है 1, तो यह आ गया 1 + 1 2। अगर यहाँ पर है -2 - 3 आयोटा, तो इसका संयुग्मी हो जाएगा -2 + 3 आयोटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9, तो यह आ गया 9 और 4 13। ये हो गया। तो ये याद रखने वाली बात है कि अगर किसी संख्या का
उसके संयुग्मी से गुणा किया जाए तो जो मान आता है वो वास्तविक भाग का वर्ग प्लस काल्पनिक भाग का वर्ग आता है। ठीक है बेटा। अब इससे क्या होगा सर, अगर अपने को समित संख्या का संयुग्मी निकालना आ जाता है तो उसके बाद में जो उसका सबसे ज्यादा यूज होता है, यानी कि सबसे ज्यादा काम में जो आता है वो आता है भाग की क्रिया में। अब समित संख्याओं के समुच्चय C में भाग की जो संक्रिया होती है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। भाग की संक्रिया के लिए मैं आपको उदाहरण से समझाता हूं। जैसे यहाँ पर है 2 + 3 आयोटा और यहाँ है 3 + 4 आयोटा। यह है, इसका मतलब है कि 2 + 3 आयोटा में भाग लगाया जा रहा है किसका, 3 + 4 आयोटा का। ठीक, अब क्या काम करना है अपने को, अब यहाँ पर ये अंश है और ये हर है। पहले हर को देखो, हर क्या है, 3 + 4 आयोटा। अब हर का संयुग्मी निकालो तो 3 + 4 आयोटा का संयुग्मी क्या होगा, 3 - 4 आयोटा। उस संयुग्मी का अंश व हर में गुणा कर दो, 3 - 4 आयोटा और 3 - 4 आयोटा। ठीक है, अब गुणा करेंगे तो इसका इससे और इसका इससे, अंश का अंश से, हर का हर से। तो अब नीचे वाले देखा अपन ने, हर का हर से, अरे संख्या का संयुग्मी से गुणा है तो इसके लिए क्या काम करते हैं, वास्तविक भाग का वर्ग प्लस काल्पनिक भाग का वर्ग। तो वास्तविक भाग का वर्ग आ गया 9, काल्पनिक भाग का वर्ग आ गया 16। अब ऊपर जो है उसके लिए तो अपने पास में तरकीब नंबर 13 आइटम नंबर 14 है। क्या है वो भैया, पहले 2 लिखो, फिर 3 लिखो, फिर 3 लिखो, फिर -4 लिखो। अब पहले सीधे चलेंगे, देखो आप यहाँ पर आ गया 6 और ये आया -12, बीच में आता है माइनस तो ये आ गया +12 प्लस आयोटा। फिर टेढ़े चले तो ये आया -8 और प्लस के 9। अब साहब यहाँ पर क्या हो गया, 12 और 6 आ गया 18, 16 और 9 कितने हो गए 25, तो ये आ गया 18/25 और यहाँ पर +1/25 आयोटा। सीधी सिंपल सी बात। और देखते हैं, अगर मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है, ये देखो अब ये काम में भी आएगा, 1 + आयोटा 1 - आयोटा। ये तो सबसे पहला काम क्या करेंगे कि हर के संयुग्मी को पकड़ेंगे। हर क्या है, 1 - आयोटा, तो इसका संयुग्मी क्या होगा, 1 + आयोटा। उसका ऊपर भी गुणा करा, उसका नीचे भी गुणा करा। अब हर का हर से गुणा करा यानी कि संख्या का उसके संयुग्मी से, तो वास्तविक भाग का वर्ग प्लस काल्पनिक भाग का वर्ग। ये है अपने पास में 1 + आयोटा का होल स्क्वायर। इसका मान तो याद है अपने को, कितना होता है बेटा, 2 आयोटा। अब यहाँ पर आ गया अपने पास में आयोटा। ये डायरेक्ट याद रखने वाली चीज है, आगे चल के बहुत काम में आएगी आपके। 1 + आयोटा बटे 1 - आयोटा, ये बराबर होता है किसके, आयोटा के। और 1 - आयोटा बटे 1 + आयोटा, ये बराबर होता है किसके, माइनस आयोटा के। ये याद रखने वाली चीज है, डायरेक्ट याद आएगा। तो भाग देने के लिए अपने को सबसे पहले संयुग्मी का ज्ञान होना चाहिए। अपने को क्या काम करना होता है, हर को देखना है, फिर हर देखने के बाद में हर का संयुग्मी निकालना है, फिर उस हर के संयुग्मी का अंश व हर में गुणा कर देना है। गुणा करने के लिए आपको तरकीब बताई रखी है, संयुग्मी का गुणा होता है तो वास्तविक भाग का वर्ग प्लस काल्पनिक भाग का वर्ग, और ऊपर जो गुणा हो रहा है उसमें तरकीब नंबर 13 आइटम नंबर 14 लगा दो। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। ये देखो आप, है ना, यहाँ पर अपने को इसको सरल करना है, कठिन है, डरना नहीं है, क्योंकि जो डर गया समझो मर गया। यहाँ पर है अपने पास में a + आयोटा b बराबर, अब ये है 1 + 2 आयोटा। ध्यान देना, 1 - आयोटा का होल स्क्वायर, ये मैंने बताया था। इसका मान कितना हो जाएगा बेटा, -2 आयोटा और बटे में 2 + 3 आयोटा। ठीक, इसको और गुणा कर ले, यह आ गया अपने पास में -2 आयोटा और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, यह आ गया 4 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है मेरे लाल, -1, तो यह आ गया -4, तो यहाँ आ गया -4 और -2 आयोटा, और यहाँ आ गया 2 + 3 आयोटा। अब अंश व हर में हर के संयुग्मी का गुणा करा सा, हर क्या है 2 + 3 आयोटा, तो गुणा करा
2 माइनस 3 आयोटा और 2 माइनस 3 आयोटा। तो नीचे तो क्या हो गया बेटा, देखो आप 4 और प्लस 9। ठीक है, ऊपर के लिए आते हैं साहब। तो ये है -4 -2 और 2 -3। पहले सीधे चलेंगे, है ना। ये आया -8, ये है +6, बीच में चिन्ह होता है माइनस, तो ये आ गया -6 प्लस आयोटा। अब टेढ़े चलेंगे तो ये आ गया 12, फिर ये आया कितना, -4। ठीक, अब -8 और -6 कितने हो गए बेटा, -14 और ये है 13। 12 में से 4 गए तो 8 और बटे 13, क्या आ गया। अब यहाँ पर अपने को a और b के मान बताने, तो ये बराबर है किसके, a प्लस आयोटा b के। दो संख्याएं बराबर होती हैं तो उनका वास्तविक भाग बराबर होगा किसके, वास्तविक भाग के, और काल्पनिक भाग बराबर होगा काल्पनिक भाग के। तो ये आ गया -14/13 और 8/13। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए साहब, यहाँ पर अपने को क्या काम करना है, x और y का मान निकालना है। कठिन है थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है। ये 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर क्या हो गया बेटा, ये आ गया अपने पास में 2 आयोटा। 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर, ये आ गया -2 आयोटा, फिर प्लस 1 x प्लस आयोटा y, है ना। ये आ गया बराबर 1 प्लस आयोटा। इसको सरल करा तो यहाँ पर ये कट गया और क्या बचा अपने पास में, माइनस का, केवल देखना आप यहाँ क्या बचा अपने पास में, -1 और प्लस 1/x प्लस आयोटा y, ये हो गया। ठीक है, बराबर 1 प्लस आयोटा, ये हो गया, है ना। अब इस 1 को उधर ले जाओ तो ये आया अपने पास में 1x प्लस आयोटा y और यहाँ पर आ गया 2 प्लस आयोटा। अगर मैं x प्लस आयोटा y का मान निकालना चाहता हूँ तो ये है 1 और 2 प्लस आयोटा। अब इसमें हर के संयुग्मी का ऊपर नीचे गुणा कर दिया, देखना जरा ध्यान से, 2 माइनस आयोटा, तो ये आ गया x प्लस आयोटा y। नीचे क्या है, वास्तविक भाग का वर्ग प्लस काल्पनिक भाग का वर्ग, ये है 2 माइनस आयोटा, तो ये आ गया अपने पास में 2/5 और -1/5 आयोटा। तो x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 2/5 और y का मान आ गया -1/5। सीधी सी बात। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं गुणन तत्समक की। गुणन तत्समक क्या है साहब, जैसे योज्य तत्समक क्या होता है, 0। योज्य तत्समक क्या होता है, 0। तो गुणन तत्समक क्या होता है, जो क्रिया में यानी कि गुणा में भाग तो ले पर असर कुछ नहीं डाले। तो ऐसी स्थिति में गुणन तत्समक किसको कहेंगे अपन, 1 को। गुणन तत्समक क्या है, 1 जो है वो गुणा में भाग तो लेता है परंतु असर कुछ नहीं डालता। ठीक है, अब साहब इसका काम क्या आएगा साहब, इसका काम आएगा गुणन प्रतिलोम में। गुणन प्रतिलोम में क्या है साहब, कि वह संख्या गुणन प्रतिलोम कहलाती है जिसका संख्या से गुणा करने पर गुणन तत्समक प्राप्त हो, अर्थात 1 प्राप्त हो। तो उसके लिए साहब मैदान में आते हैं साहब। मान लीजिए कि अपने पास में x प्लस आयोटा y, x प्लस आयोटा y ये एक संख्या है, इसका अपने को गुणन प्रतिलोम निकालना है। क्या निकालना है, गुणन प्रतिलोम। अब साहब कैसे, माना x प्लस आयोटा y का गुणन प्रतिलोम क्या है बेटा, a प्लस आयोटा b है, a प्लस आयोटा b है। तो जो परिभाषा है, परिभाषा क्या कहती है साहब, परिभाषा ये कहती है
कि साहब x प्लस आयोटा y और साहब a प्लस आयोटा b का अगर गुणा करा जाए तो एक आए। एक क्या था? एक था गुणनतस्मक। तो अपने को तो a प्लस आयोटा y b निकालना है, क्योंकि ये प्रतिलोम तो a प्लस आयोटा b जो है वो बराबर होगा किसके? 1/x प्लस आयोटा y के। ये अब इसको सरल करके निकाल लो। कैसे निकलेगा देखो आप, जैसे मान लीजिए 3 प्लस 4 आयोटा है ना, इसका गुणन प्रतिलोम निकालना है। ये तो संख्या है, ये तो क्या है? संख्या। और ये है इसका गुणन प्रतिलोम, गुणन प्रतिलोम। हाँ भाई, तो यहां पर देखिए आप क्या करोगे, हर के संयुग्मी का ऊपर नीचे गुणा करेंगे। ये आ गया था, है ना। यहां पर आ गया x माइनस आयोटा y, नीचे आ गया x की घात 2 प्लस y की घात 2। तो ये तो नियम बन गया था कि अगर किसी संख्या का गुणन प्रतिलोम निकालना है तो संख्या का संयुग्मी लिख दो और बटे में वास्तविक भाग का वर्ग प्लस काल्पनिक भाग का वर्ग लिख दो। मतलब यहाँ पे लिख दूंगा मैं 3 माइनस 4 आयोटा और 3 की घात 2 प्लस 4 की घात 2। अगर मान लीजिए 2 माइनस 5 आयोटा का गुणन प्रतिलोम निकालना है तो पहले मैंने इसका संयुग्मी लिख दिया 2 प्लस 5 आयोटा और बटे में 2 की घात 2 और 5 की घात 2। यह आ गया साहब गुणन प्रतिलोम। ठीक है, तो गुणन प्रतिलोम निकालना भी बड़ी आसान सी चीज हो गई। आगे बढ़ते हैं साहब। सम्मिश्र संख्या में जो संयुग्मी सम्मिश्र संख्या होती है उसके कुछ गुणधर्म होते हैं जो अपने को याद रखने पड़ते हैं, है ना। वैसे नेचुरली याद रहते हैं। जैसे अगर सम्मिश्र संख्या में उसके संयुग्मी को जोड़ा जाए, सम्मिश्र संख्या में उसके संयुग्मी को जोड़ा जाए तो अपने को उसके रियल पार्ट का दुगना प्राप्त होता है, यानी कि रियल भाग का दुगना प्राप्त होता है। जैसे अगर मान लीजिए 3 प्लस 4 आयोटा, इसमें आप इसके संयुग्मी को जोड़ोगे 3 माइनस 4 आयोटा, तो रियल पार्ट क्या है? 3 और इसका दुगना कितना हो जाएगा? 6। तो अपने को कितना प्राप्त होगा? 6। ऐसे ही अगर किसी सम्मिश्र संख्या में से उसके संयुग्मी को गुणा किया जाए तो इमेजिनरी भाग यानी कि काल्पनिक भाग का दुगना प्राप्त होता है। अगर यहाँ पर कहा जाए कि किसी संख्या की संयुग्मी, किसी सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी है, वो याद है, और संयुग्मी का संयुग्मी निकाला जाए तो अपने को वो सम्मिश्र संख्या प्राप्त हो जाएगी। ऐसे ही अगर मान लीजिए आप दो सम्मिश्र संख्याओं को जोड़ रहे हैं, फिर जोड़ के उनका संयुग्मी निकालें, या फिर आप क्या करें कि दोनों संख्याओं का अलग अलग संयुग्मी निकालें और उनको फिर जोड़ें, मान समान आएगा। ऐसे ही घटाने की क्रिया में आता है। अगर मान लीजिए आप दो सम्मिश्र संख्याओं को गुणा करते हैं फिर उसका संयुग्मी निकालते हैं, या फिर दो संख्याओं का संयुग्मी निकालते हैं फिर गुणा करते हैं, तब भी मान बराबर आएगा। अगर अपन बात करें भाग की तो भाग में भी सेम कंडीशन है कि आप पहले भाग निकाल लें, भागफल निकाल लें दो सम्मिश्र संख्याओं का, फिर उसके बाद उसका संयुग्मी निकालें या संयुग्मी निकालकर भागफल निकालें, बात एक ही आएगी। बस शर्त ये रहनी चाहिए कि जो हर है वो 0 नहीं होना चाहिए। ऐसे ही अगर किसी सम्मिश्र संख्या का उसके संयुग्मी से गुणा करते हैं तो उसका मान वास्तविक भाग का वर्ग प्लस काल्पनिक भाग के वर्ग के बराबर आता है। ये बता ही दिया अपन ने। ठीक है, अब इससे आगे की क्रिया कल पढ़ेंगे। ठीक, धन्यवाद।